हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वर्धमान डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्धमान डायनेस्टी को हम आखिर पढ़ते कहाँ हैं हिस्ट्री में। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, यानी कि क्रोनोलॉजी को लेकर। तो वर्धमान डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया में, और एंशिएंट इंडिया में जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो वर्धमान डायनेस्टी ही पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन के मौत के बाद हम एक तरह से कहते हैं कि शुरू हो गई है उसके बाद मेडिवल पीरियड, और उसके पहले एंशिएंट पीरियड जो होता है वो हर्षवर्धन तक ही है। तो एंशिएंट इंडिया के अंतिम जगह पर हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन को, यानी कि वर्धमान डायनेस्टी को, और इसके जस्ट पहले हम पढ़ते हैं गुप्ता डायनेस्टी को। गुप्ता डायनेस्टी के बाद वर्धमान डायनेस्टी, और उसके बाद मेडिवल पीरियड। तो ये हो गया इसका प्लेस, और इसका टाइम पीरियड था 550 से 647, अराउंड मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्धमान डायनेस्टी से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्धमान डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो वर्धमान डायनेस्टी का फाउंडर था पुष्यभूति, इसीलिए इस डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। और इसकी जो सबसे पहले राजधानी थी जहां पर यह स्थापना हुई थी इस वंश की, वो थी थानेश्वर। थानेश्वर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद यानी कि पुष्यभूति के बाद जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो था प्रभाकर वर्धमान। प्रभाकर वर्धमान प्रभाकर वर्धमान के बाद इसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन। राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठा और राजा बना, लेकिन इसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। तो आइए हम जान लेते हैं राज्यवर्धन की कहानी को, जो कि एक तरह से इंपॉर्टेंट है। राज्यवर्धन का एक भाई था हर्षवर्धन, छोटा भाई, और एक बहन थी राजश्री। जो बहन थी राजश्री, उसका विवाह हुआ था कन्नौज के रूलर ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन जो कि कन्नौज का रूलर था, और राज्यवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मन से। लेकिन उसी दौरान हम एक तरह से कह सकते हैं विलेंस, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, उसी तरह के कुछ इवेंट्स यहाँ पर हुए। शशांक जो कि गौड़ का रूलर था, और देवगुप्त ये मालवा का रूलर था। इन्होंने मिलकर कन्नौज पर अटैक किया और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को अपने कब्जे में ले लिया। शशांक गौड़ का रूलर और देवगुप्त मालवा का रूलर, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को कब्जे में ले लिया। तो इस बात को लेकर राज्यवर्धन को जब ये जानकारी मिली तो उसने कन्नौज पर अटैक किया, देवगुप्त की हत्या कर दी, लेकिन शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो इसमें ग्रहवर्मन भी मारा गया, फिर देवगुप्त मारा गया, और शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो फिर आया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने फिर से अटैक किया कन्नौज पर, और शशांक को कन्नौज से बाहर खदेड़ दिया और इस रीजन को कैप्चर कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर रूल करने लगा। और उसके बाद सबसे पहले उसने अपनी बहन को कैद से निकाला। ऐसा कहा जाता है कि वो जंगलों में भाग गई थी और वहां से खोजकर उसने हर्षवर्धन ने निकाला था अपनी बहन राजश्री को। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं हर्षवर्धन के लाइफ के। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था 606 से 647 एडी। 606 में वो राजगद्दी पर बैठा था जब राज्यवर्धन की हत्या हुई थी, और 647 एडी तक उसने रूल किया था। पुलकेशिन II जो कि एक चालुक्य रूलर था, उसने हर्षवर्धन को डिफीट किया था नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के बैंक्स पर डिफीट किया था हर्षवर्धन को, जब हर्षवर्धन अपने एम्पायर को साउथ इंडिया में एक्सपेंड करना चाह रहा था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के साउथ इंडिया में अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के ख्याल को, या फिर कह सकते हैं इच्छा को, किसने रोका था? तो वो था पुलकेशिन II। पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर डिफीट किया था। उसके बाद हेनचांग जो कि चाइनीज ट्रेवलर था, उसने हर्षवर्धन के काल में इंडिया विजिट किया था, और वो 8 वर्षों तक करीब हर्षा के डोमिनेशन के एरिया में रहा था, 635 से 643। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेनसांग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स जो कि इंडिया में आए थे उनमें से एक है।
और ये काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद हर्षवर्धन जिक्र करता है दो असेंबलीज का, उन असेंबलीज को भी हम जान लेते हैं क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला है कन्नौज असेंबली, ये हुई थी 643 एडी में और ये हुई थी हेनसांग के रिस्पेक्ट में और इसका मेन मकसद था बुद्धिज्म का प्रचार करना। हेनसांग के रिस्पेक्ट में हुई थी कन्नौज असेंबली 643 एडी में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। इसके बाद दूसरी असेंबली है प्रयाग असेंबली, ये हुई थी करीब 644 एडी में और ये हुई थी प्रयाग यानी कि आज के इलाहाबाद में। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रयाग असेंबली थी ये 5 वर्षों के अंतराल में रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में मनाई जाती थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो प्रयाग असेंबली थी ये कुंभ मेला की एक तरह से शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद हर्षवर्धन केवल एक रूलर नहीं था, वो एक राइटर भी था और उसने कई सारे प्लेज लिखे थे। उन प्लेज में से है पहला नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि नागनंदा का राइटर कौन था, तो वो हर्षवर्धन था। और ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए, इनमें से कौन सा जो प्ले है वो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है या फिर लिखा गया है। तो इनमें दे दिया जाएगा नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये सभी फैक्चुअल पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए आंसर करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखा है? तो हर्षचरित्र लिखा गया है बाणभट्ट द्वारा, जो कि उसके अर्ली लाइफ को डिफाइन करता है, उसका जो रूल था उसके अर्ली पीरियड को डिफाइन करता है। इसके बाद उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली गुप्तास को फॉलो करती थी। जिस तरह से गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन था सेम टू सेम उसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वर्धमान डायनेस्टी का भी था, यानी कि हर्षवर्धन का भी था। लेकिन इनमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज था। स्लाइटली चेंज ये था कि इस समय में जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था गुप्तास के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गई वर्धमान डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए रूलर के साथ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।